हेलो एवरीवन। यूजी पार्ट 1 पेपर 1 और टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। 1856 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर स्थित खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। पुरातात्विक तौर पर इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 ईस्वी में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान से प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें से कुछ परिपक्व अवस्था में हुए हैं। इन स्थानों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये स्थान है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदरो, लोथल, कालीबंगन, हिसार और बनवाली। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुत्ता गैंटोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी सुत्का गैंजोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांडा तथा दक्षिण पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुछ करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा अभी तक सैंधव संस्कृति के लगभग 2800 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें सैंधव सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिली हैं, जैसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिनका कालानुक्रम है 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1750 ईस्वी पूर्व से आगे। काल निर्धारण। सैंधव सभ्यता के काल को निर्धारित करना निस्संदेह बड़ा ही कठिन काम है। फिर भी विद्वानों ने इस विवादास्पद विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। 1920 ईस्वी के दशक में सर्वप्रथम हड़प्पाई सभ्यता का ज्ञान हुआ। हड़प्पाई सभ्यता का काल निर्धारण मुख्य रूप से मेसोपोटामिया में ऊर और कीश स्थलों पर पाए गए हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। इस स्थल में सर्वप्रथम प्रयास जॉन सर मार्शल का रहा। 1931 ईस्वी में इस सभ्यता का काल लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया। व्हीलर ने इसका काल 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व माना है।
बाद के समय में काल निर्धारण की रेडियो विधि का आविष्कार हुआ और इस विधि से इस सभ्यता का काल निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया। पूर्व हड़प्पाई चरण लगभग 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, परिपक्व हड़प्पाई चरण लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, उत्तर हड़प्पाई चरण लगभग 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। रेडियो कार्बन या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व को माना गया है। विद्वान जिन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में बताया, उनके बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य को माना। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन थे, राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ और व्हीलर के अनुसार दस्यु एवं दास। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। प्रथम, बृहत स्नानागार। इस सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 32.9 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 54.86 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.89 मीटर लंबा, 7.001 मीटर चौड़ा एवं 2.44 मीटर गहरा है। इस जल कुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी सिरों पर 2.43 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई थीं। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। स्नानागार के फर्श की ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कुंड के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित थे। कमरे संभवतः 2 मंजिले थे क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। मैके महोदय का विचार था कि इन कमरों में पुरोहित रहते थे। कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरों से ईंटों की दोहरी पंक्ति से बने एक कूप का अवशेष मिला है जो संभवतः स्नानागार हेतु जल की आपूर्ति करता था। मैके ने इस बृहत स्नानागार का निर्माण धार्मिक अवसरों पर जनता के स्नान हेतु बताया। मार्शल ने इस निर्माण को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार। स्नानागार के पश्चिम में स्थित अन्नागार संभवतः मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। यह संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है। यह अन्नागार 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें हवा के संचरण की व्यवस्था है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी की तरफ था जिससे अनाज को लाकर रखने में सुविधा होती थी। व्हीलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकारों ने इसे राजकीय भंडार भी कहा है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति एवं सैंधव सभ्यता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे मालों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। कच्चा माल जिनमें टीन, तांबा, चांदी, सोना, लाजवर्द, सेलखरी, नीलरत्न, नीलमणि, हरितमणि, शंख एवं कौरियां, सीसा, शिलाजीत आदि प्रमुख रूप से थे। टीन जो कि अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था, तांबा खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिणी भारत से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान एवं गुजरात से, नीलरत्न बदखशां से, नीलमणि महाराष्ट्र से, हरितमणि दक्षिण एशिया से, शंख एवं कौरियां सौराष्ट्र दक्षिणी भारत से, सीसा ईरान अफगानिस्तान तथा राजस्थान से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आयात किए जाते थे। बंदरगाह अथवा गौदीवारा डॉकयार्ड। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। इसका औसत आकार 214.36 मीटर एवं गहराई 3.3 मीटर है। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार भी निर्मित था जिससे होकर जहाज। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। इसका औसत आकार 214.36 मीटर एवं गहराई 3.3 मीटर है।
इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार भी निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। अतिरिक्त पानी के निकास की भी व्यवस्था इस बंदरगाह में थी। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 460 गज एवं पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 215 गज थी। व्हीलर तथा द्वारा इस टीले को माउंट ए बी नाम प्रदान किया गया है। दुर्ग के चारों ओर करीब 45 फीट चौड़ी एवं सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया था, जिससे जगह जगह पर फाटकों एवं रक्षक गृहों का निर्माण किया गया। दुर्ग का प्रमुख प्रवेश मार्ग उत्तर एवं दक्षिण दिशा में था। दुर्ग के बाहर उत्तर की ओर 6 मीटर ऊंचे एफ नामक टीले पर पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास करीब 3.2 मीटर है। चबूतरे के मध्य में एक बड़ा छेद है, जिसमें लकड़ी की ओखली लगी थी। इन छेदों से जौ, जले गेहूं एवं भूसी के अवशेष मिलते हैं। इस क्षेत्र से श्रमिक आवास के रूप में 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली हैं, जिनमें 7 मकान उत्तरी पंक्ति एवं 8 मकान दक्षिण पंक्ति में मिले हैं। प्रत्येक मकान में एक आंगन एवं करीब 2 कमरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मकान आकार में 17.75 मीटर के थे। चबूतरों के उत्तर की ओर निर्मित अन्नागारों की 2 पंक्तियां मिली हैं, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कमरे निर्मित हैं। दोनों पंक्तियों के मध्य करीब 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना था। प्रत्येक अन्नागार करीब 15.24 मीटर लंबा एवं 6.10 मीटर चौड़ा था। सैंधव सभ्यता के विनाश से संबंधित इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, जबकि ऑरल स्टाइन ने माना कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु सभ्यता भात के कारण नष्ट हुई। एस.टी. लैम्ब्रिक के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स एवं जॉर्ज एफ. टेल्स का भी यही मानना है। डी.डी. कौशाम्बी का कहना है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। पिगट, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, डी.एच. गार्डन, सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण में नष्ट हुई। इस प्रकार सैंधव सभ्यता के विनाश से संबंधित विभिन्न मतों की प्राप्ति हुई है। अंततः यह कहा जा सकता है कि नगरीय सभ्यता के उत्कर्ष होने के कारणों के कमजोर होने से सभ्यता का पतन निश्चित रूप से हो जाता है, परंतु सभ्यता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उच्चताओं का अवसान नहीं होता, बल्कि वे नागरिकों के पलायन के साथ और विस्तृत होती जाती हैं। आज भी धर्म संबंधी अनेक विशेषताएं यथा जल पूजा, वृक्ष पूजा, शिव और शक्ति की पूजा, सूर्य पूजा आदि हमारे दैनिक जीवन में सम्मिलित हैं, जो सैंधव सभ्यता की ही देन है। अतः सभ्यता की समाप्ति के बाद भी उनकी सांस्कृतिक उच्चताएं निरंतर आने वाली सभ्यताओं से परिलक्षित होती हैं। व्यापार, परिवहन, नियोजित नगरीय व्यवस्था एवं शिल्प एवं तकनीक की अनेक विधियां जो हड़प्पा वासियों की देन थी, आज भी प्रचलित हैं। धन्यवाद।